हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली सिग्मा एजुकेटर। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने बात किया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में और लिंक रिएक्शन के बारे में और क्रेब्स साइकिल के बारे में, ठीक है। हमने क्या किया था, ग्लाइकोलिसिस हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में किया गया था। जो हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया था, ग्लूकोज को हमने तोड़कर क्या कर रहे थे, हमको एटीपी बनाना था, ठीक है। तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन में हमने 2 CO2 बनाया था और क्रेब्स साइकिल में हमने 4 CO2 बनाया था। मतलब लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल आते आते हमारा जो ग्लूकोज होता है ना, वो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है और 6 CO2 बनते हैं। जैसे हमारा जब ग्लूकोज बना था तो उसमें रिएक्शन क्या हमने लिखा था, 6 CO2 प्लस 12 H2O, इससे क्या बना था, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। अब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, 6 CO2। अब 6 CO2 मतलब ग्लूकोज से 6 CO2 बन चुका है, कहां तक, लिंक रिएक्शन में हमने 2 CO2 बना रखा है और क्रेब्स साइकिल में हमने 4 CO2 बना रखा है। मतलब क्रेब्स साइकिल आते आते ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल आते आते ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो एटीएस किस लिए हम लोग चलाते हैं, ठीक है। एटीएस में क्या होता है, एटीएस में हम लोग एटीपी, NADH2 और जो FADH2 बनते हैं उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। और एटीएस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे किसकी, एटीएस के बारे में, ठीक है। तो एटीएस के साइड की हम लोग बात कर ले रहे हैं। एटीएस के साइड के बारे में बात करते हैं। तो एटीएस चलता है कहां पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। एटीएस कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। अब ये जो एटीएस होता है, एटीएस का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, एटीएस का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन। और ये एटीएस को चलाने में वाइटल रोल प्ले करता है। जो ऑक्सीजन होता है एटीएस को चलाने में वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो एटीएस का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। एटीएस का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन, O2 होता है, ठीक है। अब एटीएस में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं। एटीएस में टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस। अब ये 5 कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, 5 कॉम्प्लेक्स काम करते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स 5 और कॉम्प्लेक्स 5th। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस एटीएस में काम करते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में आता है कौन, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और इसमें काम करते हैं कौन, FES एंड FMN, कोफैक्टर के फॉर्म में काम करता है, FES और FMN। सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है कौन, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स।
या इसको हम और एक नाम देते हैं क्या, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में कौन काम करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या काम करते हैं, FAD और FES कोफैक्टर के फॉर्म में, FAD और FES। कॉम्प्लेक्स 3 में काम करते हैं कौन, साइटोक्रोम B। कॉम्प्लेक्स 3 में काम करते हैं साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स, या इसको और एक हम नाम देते हैं क्या, साइटोक्रोम रिडक्टेज, और इसको और एक नाम दिया जाता है क्या, साइटोक्रोम रिडक्टेज। और कॉम्प्लेक्स 4 कौन सा होता है, इसमें होते हैं कौन, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स, या इसको और एक नाम देते हैं क्या, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 इसका होता है कौन, F0 F1 पार्टिकल या F0 F1 ATPase। और यहीं पे क्या होता है, F0 F1 पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोगों ने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन एटीएस में होता है क्या, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के फलस्वरूप, ठीक है। अब एटीएस में यही 5 कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं, कौन, कॉम्प्लेक्स 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th होते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स 1st, 2nd, 3rd और जो 4th होता है, यहां तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट। और कॉम्प्लेक्स 5th जो होता है, यहाँ पे हम क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एक एटीपेज काम करता है और यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब एटीएस के बारे में बात करते हैं, तो एटीएस में ये कॉम्प्लेक्सेस काम कैसे करते हैं, यदि उसका हम एक समरी देखना चाहें, ठीक है। अब यही जो 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 4-5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इसी में क्या चलता है, एटीएस चलता है। अब ये जो सारे के सारे, और एटीएस चलता कहाँ पे है, एटीएस कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। मतलब ये जो सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ही होंगे, ठीक है, क्योंकि एटीएस की साइड कहां पे है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की बात करें, तो यही तो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है एटीएस। इसी में क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में क्या चलता है, अपना एटीएस चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब ये जो सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1st से 5th तक, ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स इसी इनर मेम्ब्रेन में ही होते हैं। और इसी इनर मेम्ब्रेन में क्या चलता है, एटीएस चलता है। और हमने लास्ट क्लास में ग्लाइकोलाइसिस की बात की थी, ठीक है। उससे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हमने बोला था कि ग्लाइकोलाइसिस का साइट कहां पे होता है, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद हमने क्या बोला था, लिंक रिएक्शन की साइट भी कहां होती है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या चलता है,
लिंक रिएक्शन चलता है, और इसी मैट्रिक्स में क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल भी चलता है। क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चलता है, ठीक है। और क्या हमने बोला था, जो एटीएस कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। इस मेम्ब्रेन में क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यदि हम एटीएस की एक समरी देखना चाहें, एटीएस की हम एक समरी देखना चाहें, तो इन कॉम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक समरी देखना चाहें तो कुछ ऐसे होगा इसका। सबसे पहले काम करते हैं कौन, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन आते हैं किसके पास, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन आते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड अपने इलेक्ट्रॉन को कहां ट्रांसफर करते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में होता है क्या, NADH2, और इसमें क्या होता है, FADH2। कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या होता है, FADH2। अब इनसे इलेक्ट्रॉन कहां पे आएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास आते हैं, ठीक है। अब इनसे इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास लाने में हेल्प करता है कौन, यूबिक्विनोन, यूक्यू। एक यूबिक्विनोल साइकिल चलता है, यूबिक्विनोन साइकिल चलता है, उसके हेल्प से ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कहां पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। इस साइटोक्रोम C के हेल्प से ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। अब इस इलेक्ट्रॉन का मैंने बोला था स्टार्ट में ही कि जो एटीएस होता है, एटीएस का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन जो होता है एटीएस को चलाने में एक वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और साथ ही साथ ये H+ लेता है और क्या बनाता है, H2O। अब ये जो H2O बनता है इसको हम नाम देते हैं क्या, मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। यही होता है क्या अपना एटीएस। एटीएस में बस यही होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं कहां पे, कॉम्प्लेक्स थर्ड से थर्ड में। अब यहां पे चलता क्या है, एक यूबिक्विनोन साइकिल चलते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C गैल से ट्रांसफर करता है कहां पे, कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास। अब ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। अब ये ऑक्सीजन H इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या लेता है, H+ लेता है और क्या बनाता है, H2O। और ये जो H2O बनता है एटीएस में उसको हम नाम क्या देते हैं, मेटाबॉलिक वाटर नाम देते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम लोग एटीएस के प्रोसेस की। पूरी हम लोग प्रोसेस जान लेते हैं। हमने एक समरी बता रखा है एटीएस में, बस यही होता है क्या, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। और कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहां पे आते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एटीएस के प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एटीएस के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने बात किया था कि एटीएस का साइट कहां पे होता है, तो एटीएस का साइट कहां पे होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। एटीएस की साइट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और एटीएस का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बात किया था कि एटीएस का जो साइट होता है, एटीएस कहां चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना लेते हैं पहले।
ये मैंने बना रखा है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। जैसे ये मान लीजिए अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। मैंने इस पार्ट को कट किया है और इसको हमने क्या किया, जूम करके इसको बना रखा है, ठीक है। अब ये रहा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों के ये जो बीच का स्पेस होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नाम देते हैं, ठीक है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये क्या रहा, हमने जब इसको कट करके बनाया तो ये क्या है, ये होगा क्या, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो है ना, मैंने बोला कि ईटीएस कहां चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है। अब इनर मेम्ब्रेन में चलता है तो इनर मेम्ब्रेन ये सिंगल मेम्ब्रेन ही है। मैंने इसको थोड़ा, इसकी विड्थ को मैंने बढ़ा रखा है क्योंकि इसी में अपने को प्रोसेस को समझाना है, किसका, ईटीएस के प्रोसेस को, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्पेस कौन हो गया, पीएमएस, और ये क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पीएमएस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पीएमएस। इसको और एक नाम दिया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है। अब ये क्या है, ये पूरा है क्या, ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या चलता है, अपना एटीएस। और मैंने बोला था कि एटीएस में टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं, ठीक है। अब एटीएस में जो कॉम्प्लेक्सेस काम करते हैं उसका भी हम बना लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और कॉम्प्लेक्स 5 काम करता है इसमें, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, ये है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये रहा अपना थर्ड कॉम्प्लेक्स, और ये रहा अपना सेकेंड कॉम्प्लेक्स, और ये रहा अपना फोर्थ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का हमने क्या नाम दिया था, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कौन सा था, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहां पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो क्रेब्स साइकिल में हमने NADH2 बना रखा था ना, क्रेब्स साइकिल में जो हमने NADH2 बना रखा था, वो NADH2 क्या होता है, NADH2 को कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या करता है, NADH2 डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, NADH2 को कन्वर्ट करता है किसमें, NAD प्लस में, NAD प्लस में। अब ये जब NADH2 अपना कन्वर्जन किसमें होगा, इसका NADH2 को जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट किस में कन्वर्ट करेगा, NAD प्लस में, तो इसका जो हाइड्रोजन होता है इसको लेता है कौन, FMN, और किस में कन्वर्ट होता है, FMNH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है, FMNH2 में कन्वर्ट होता है। और ये एक दूसरे में खुद को कन्वर्ट होते रहते हैं, ये इसमें कन्वर्ट होगा। जब FMNH2 अब किसमें कन्वर्ट होगा, FMN में, तो अपना ये हाइड्रोजन किसको देता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, FES,
FeS लेता है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है FeS, ये इलेक्ट्रॉन का बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्ट मतलब कैरियर होता है। क्यों? ये जो आयरन सल्फर प्रोटीन होता है ना, आपने फोटोसिंथेसिस में भी देखा होगा कि जो आयरन सल्फर प्रोटीन था बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन का क्या था, कैरियर था। अब यहाँ पे भी जो आयरन सल्फर प्रोटीन होता है ये इलेक्ट्रॉन का बहुत ही अच्छा कैरियर होता है। कैसे कैरियर होता है? क्योंकि जो आयरन होता है ये FeS आयरन सल्फर प्रोटीन का एक पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब इसमें जो आयरन होता है, आयरन के दो ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल होता है, Fe+2 में भी स्टेबल होता है और Fe+3 में भी स्टेबल होता है। तो आयरन जो होता है Fe+2 और Fe+3 में कन्वर्ट होता रहता है आसानी से, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आसानी से होता है, ठीक है। Fe+2 से Fe+3, Fe+3+2+2+3 कन्वर्ट होते रहते हैं और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट आसानी से होता रहता है, क्योंकि आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है इलेक्ट्रॉन को लेगा इससे। अब इसका हाइड्रोजन जो होगा H+, ये H+ किस में चला जाएगा, H+ चला जाएगा कहां पे, PMS में। दो H+ कहां चले जाएंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है एक अंदर एक साइकिल चलता है, इस कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ना, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर एक साइकिल चलता है, कौन, यूबीक्विनोन साइकिल चलता है। जब यूबीक्विनोन साइकिल चलता है तो ये आयरन सल्फर प्रोटीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, यूबीक्विनोन को देगा। आयरन सल्फर प्रोटीन अपना इलेक्ट्रॉन देता है किसको, यूबीक्विनोन को। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबीक्विनोन को। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करेगा यूबीक्विनोन और क्या करेगा, ये लेगा किससे, अब ये वाला तो पार्ट कौन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। मतलब जब हम ये पार्ट कट करेंगे तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया बीच वाला स्पेस, कौन सा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। ये हो गया कौन, इनर मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोग ये प्रोसेस बता रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब ये जो नीचे वाला पार्ट होगा ना, नीचे वाला पार्ट, ये कौन होगा, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट आएगा ये वाला पार्ट, ये होगा कौन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये क्या है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए अब यूबीक्विनोन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन दिया है ना यूबीक्विनोन को, अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करेगा और ये क्या करता है, ये मैट्रिक्स से दो H+ लेगा, मैट्रिक्स से दो H+ लेता है और किस में कन्वर्ट होता है, UqH2 में, UqH2 में कन्वर्ट होगा, UqH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये अपना धीरे धीरे अपने एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये जो यूबीक्विनोन होता है, एक यूबीक्विनोन साइकिल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही चलता है, मतलब कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, यूबीक्विनोन एक होता है कॉम्प्लेक्स के बाहर, एक यूबीक्विनोन साइकिल कॉम्प्लेक्स के बाहर भी चलती है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन को दे देगा जो कॉम्प्लेक्स के बाहर है, ठीक है, तो ये अपना H+ किसको ट्रांसफर करता है, भेज देता है किसमें, PMS में। दो H+ कहां भेज दिया, PMS में भेज दिया, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स के बाहर भी चलता है क्या, यूबीक्विनोन साइकिल। अब ये अपनी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करेगा, ये यूबीक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करेगा और क्या करेगा, ये मैट्रिक्स से दो H+ लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, UqH2 में कन्वर्ट होगा। अब ये UqH2 किस में कन्वर्ट होता है, यूबीक्विनोन में, ठीक है। अब ये जब अपना कन्वर्जन किस में करेगा, यूबीक्विनोन में, तो क्या होता है, ये जब अपना कन्वर्जन यूबीक्विनोन में करेगा तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा किसमें, कॉम्प्लेक्स थर्ड में। और कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन काम करता है, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ठीक है। साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम B को। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम B को। और ये साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। और ये आयरन सल्फर प्रोटीन अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम C1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जब
जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है तो ये तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन देगा, क्योंकि यूबिक्विनोन जो होता है ये हाइड्रोजन कैरियर होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन कैरियर है तो ये अपना पूरा का पूरा हाइड्रोजन देता है, और ये साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन तो लेंगे और जो H प्लस बचेगा, H प्लस को कहां भेज देंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। दो H प्लस को कहां भेज देंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज देंगे, ठीक है। दो H प्लस को कहां भेज देंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेज देंगे, ठीक। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, कॉम्प्लेक्स सेकंड पे क्या होता है, सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड जो होता है कॉम्प्लेक्स सेकंड में, जो सक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड ये कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड किसमें कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैंने बोला था जो क्रेब्स साइकिल का एक एंजाइम होता है अपवाद, कौन सा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मिलता है। अब क्या होगा, अब सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे FAD प्लस किसमें कन्वर्ट होता है, FADH2 में, FADH2 में, FAD प्लस किसमें कन्वर्ट होता है, FADH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब ये जो FADH2 है फिर किसमें कन्वर्ट होगा, FAD प्लस में कन्वर्ट होगा। अब ये जब FAD प्लस में कन्वर्ट होगा तो क्या करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन को, FeS को। अब ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन को कैरी करना होता है तो ज्यादातर जगह आयरन सल्फर प्रोटीन ही काम करता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है, +2 में और +3 में, इसलिए ये आयरन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का बहुत ही अच्छा कैरियर होता है, ठीक है। अब ये आयरन सल्फर प्रोटीन तो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, अब ये पूरा का पूरा अपना हाइड्रोजन देगा, तो क्या करता है ये आयरन सल्फर प्रोटीन अपना इलेक्ट्रॉन इससे तो ले लेगा, लेकिन जो H प्लस बचता है, H प्लस को दोबारा ये कहां भेज देता है, H प्लस को ये लेता नहीं है बल्कि दोबारा कहां भेज देता है, मैट्रिक्स में भेज देता है। H प्लस को कहां भेज देता है, ये मैट्रिक्स में, दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही चले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये आयरन सल्फर प्रोटीन, एक यहाँ पे भी यूबिक्विनोन साइकिल चलता है, ठीक है, एक यहाँ पे भी यूबिक्विनोन साइकिल चलता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, यूबिक्विनोन को, ठीक है। अब जैसे ही ये यूबिक्विनोन आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये क्या करेगा, ये मैट्रिक्स से H प्लस लेता है, मैट्रिक्स से क्या लेगा, H प्लस, मैट्रिक्स से 2 H प्लस लेगा और किसमें कन्वर्ट होगा, UqH2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स से 2 H प्लस लेगा और किसमें कन्वर्ट होगा, UqH2 में कन्वर्ट होगा। अब ये UqH2 किसमें कन्वर्ट होता है, UQ में कन्वर्ट होगा। अब ये जब UQ में कन्वर्ट होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा का पूरा हाइड्रोजन आएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, H प्लस तो चला जाएगा कहां पे, H प्लस, 2 H प्लस चले जाएंगे कहां पे, PMS में, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से चले जाएंगे कहां पे, साइटोक्रोम FeS, और साइटोक्रोम FeS से कहां जाएंगे, साइटोक्रोम C1 के पास जाएंगे, ठीक है। अब साइटोक्रोम C1 के पास इलेक्ट्रॉन आ गया है, अब साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम C1, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके इस साइड में एक साइटोक्रोम काम करता है, कौन, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C यहां पे काम करता है, साइटोक्रोम C। अब ये जो साइटोक्रोम C होता है, साइटोक्रोम C बहुत ही अच्छा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, मतलब ये जो साइटोक्रोम C होता है अपने जगह को ये चेंज भी कर सकता है, कैरी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। अब ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेगा, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेगा, अब ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेकर कहां भेजेगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और कॉम्प्लेक्स 4 में मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 काम करते हैं, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स 4 में 2 कॉपर सेंटर भी काम करते हैं, कॉपर A और कॉपर B, 2 कॉपर सेंटर होते हैं कौन, कॉम्प्लेक्स 4 में। सभी कॉम्प्लेक्सेस में से केवल कॉम्प्लेक्स 4 में कॉपर सेंटर काम करते हैं, ठीक है। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉपर A को, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कॉपर A को,
कॉपर ए। अब इस कॉपर ए से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, साइटोक्रोम ए के पास, साइटोक्रोम ए के पास, और इस साइटोक्रोम ए से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, साइटोक्रोम ए3 के पास, और साइटोक्रोम ए3 से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कॉपर बी के पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, कॉपर बी के पास। अब देखिए मैंने बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है, जब मैंने एटीएस की समरी बताई थी, जब एटीएस की समरी बताई थी हमने, तो हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स सेकंड और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट दोनों से आते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आता है, इनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है ना, ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन आता है, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो होता है, एक मैट्रिक्स से एक H प्लस कहां भेजता है, पीएमएस में। ठीक है, अब ये जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन भेजा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, साइटोक्रोम फर्स्ट से आया, साइटोक्रोम फर्स्ट वाला। अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, ये कहां से आएगा, साइटोक्रोम सेकंड वाला, साइटोक्रोम सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन एक आएगा, और ये क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से, अब ये जो साइटोक्रोम सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन आया है, इसके हेल्प से भी मैट्रिक्स से H प्लस एक जाएगा, और कहां पे जाएगा, पीएमएस में जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये H प्लस पीएमएस में जाते रहते हैं, जैसे ही H प्लस पीएमएस में जाते रहते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है। जैसे ही H प्लस पीएमएस में जाते रहते हैं, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, कहां पे, पीएमएस में। अब पीएमएस में जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, यहां पे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होगा तो यहां का पीएच, H प्लस बढ़ेगा, पीएच कम होगा। ठीक है, यहां पे मैट्रिक्स में H प्लस कम होगा और पीएच बढ़ेगा। तो जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ काम करता है, एटीपीएच। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ काम करेगा, कौन सा, एटीपीएच। अब एटीपीएच जब काम करेगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। एटीपीएच काम करता है। अब ये H प्लस की जो सांद्रता बढ़ी है, जैसे पीएमएस में जब H प्लस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो H प्लस क्या करते हैं, इस एटीपीएच से कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ एटीपीएच से ये H प्लस कहां पे आएंगे, मैट्रिक्स में आते हैं। ठीक है, अब H प्लस इधर आएंगे, तो जैसे ही ये H प्लस आता है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है ना, एटीपीएच, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है, एक तरह से ये जो पेन है ना बीच का, ये होलो स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे ही H प्लस इसकी दीवारों से टकराते हैं, तो इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है। अब ये जैसे ही कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, तो क्या करता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन चलता है, और यहाँ पे क्या होता है, एडीपी जुड़ता है किससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। ठीक है, एटीपी बनाता है। अब ये जो H प्लस आए हैं, ठीक है, मैंने बोला था कि एटीएस में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो होता है क्या, ऑक्सीजन होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसको एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसको एक्सेप्ट करेगा कौन, ऑक्सीजन। और इधर से कौन आया, H प्लस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन, ये जुड़कर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये जुड़कर क्या बनाते हैं, H2O। अब ये जो H2O एटीएस में बना है, ठीक है, ये जो H2O एटीएस में बना है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। मेटाबॉलिक वाटर, एटीएस में जो H2O बना है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वाटर। क्योंकि जब हमने ग्लूकोज बनाया था, तो ग्लूकोज में क्या हुआ था, CO2 और H2O रिएक्ट किए थे, और क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। अब जब ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनेगा, CO2 और H2O। हमने लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में तो CO2 बना दिया था। अब जो H2O यूज हुआ था ग्लूकोज को बनाने में, वो H2O दोबारा से कहां बनता है, एटीएस में। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो वही H2O यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, अब जब एटीएस चलता है ना, तो एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं। एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं।
ठीक है। एटीएस में एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन, मतलब CO2 में टूट गया था, किसमें, लिंक रिएक्शन में और क्रेब्स साइकिल में। और जो H2O यूज हुआ था ग्लूकोज को बनाने में, वो कहां बन जाते हैं, लिंक ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। अब यही जो प्रोसेस हुआ था, जैसे हमने समरी बताया था, समरी में हमने क्या बोला था कि जो ETS होता है, ETS का जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास। और कॉम्प्लेक्स थर्ड से क्या होता है, साइटोक्रोम C के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। और कॉम्प्लेक्स 4 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब ETS का, ये कौन होता है, ऑक्सीजन। अब ये जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इधर से क्या लेगा, जो एटीपेज से H+ आया है, इसको लेगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और जो ETS में H2O का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटाबॉलिक वाटर नाम देते हैं, ठीक है। अब यही अपना ETS का प्रोसेस है, ठीक है। और ETS से क्वेश्चन क्या बनता है, ETS की साइट पूछेगी आपसे, तो ETS का साइट क्या होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ETS में हम लोग क्या करते हैं, जो NADH2 और FADH2 बने हैं, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ATP में कन्वर्ट करते हैं। और ETS का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और ETS का लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। और इस ऑक्सीजन को ETS ये जो ऑक्सीजन होता है, ETS में बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है, मतलब बहुत अति आवश्यक रोल प्ले करता है, ठीक है। बस ETS में इतना ही। थैंक यू।